नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भरा नामांकन। पीएम मोदी मुख्य प्रस्तावक। राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर पी मोदी को सौंपे उपराष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला। गिरफ्तार हमलावर से पूछताछ जारी। भाजपा ने की कड़ी निंदा। लोकसभा में आज संविधान का 130वां संशोधन बिल, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। हिमाचल के कई इलाकों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद, तो वहीं बारिश से थमी मायानगरी मुंबई की रफ्तार। और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य प्रस्तावक के रूप में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज सौंपे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल हुए। इनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित होंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं, तो वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है और इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन है। और इससे पहले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रेरणा स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान भाजपा और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए तो आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का सफर के बारे में आपको बताते हैं। एक उनका क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा है, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक किया है उन्होंने। आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की सीपी राधाकृष्णन ने, तो बेहद बेहतरीन सफर रहा है उनका राजनीतिक सफर। 1974 भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने। 1998 में कोयंबटूर से पहली बार सांसद चुने गए। तो 1999 में दोबारा लोकसभा पहुंचे सीपी राधाकृष्णन का सफर, राजनीतिक सफर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। बेहद महत्वपूर्ण उनका राजनीतिक सफर रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त पर समितियों के सदस्य रहे हैं।
शेयर बाजार घोटाले की जांच समिति के भी सदस्य रहे सीपी राधाकृष्णन। 2004 में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1957 त्रिपुर तमिलनाडु में जन्मे सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर खास रहा है। तो आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। तो एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो उनको काफी अनुभव प्राप्त है। वस्त्र मंत्रालय की भी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त पर समितियों के सदस्य रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। संविधान का 130वां संशोधन बिल और उससे जुड़े बाकी बिल गृह मंत्री अमित शाह पटल पर रखेंगे। बिल के प्रावधानों में गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी किए जाने के पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान इसमें किया गया है। लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में रहने पर आरोपी को पद से हटा दिया जाएगा या फिर 31वें दिन के बाद वो अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इससे जुड़े 3 विधेयकों को आज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन से जुड़ा विधेयक भी पेश होगा। अब इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए रेगुलेशन विनियमन विधेयक जरूरी है। मनी गेमिंग की पेशकश, विज्ञापन और भागीदारी पर रोक लगाना इस विधेयक का मकसद है। तो ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन को कैसे रेगुलेट किया जाएगा वो इस विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा। अब इसमें ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस विधेयक के जरिए, क्योंकि तमाम जो नियम है वो रेगुलेट कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचा स्थापित करने का उद्देश्य भी इसी विधेयक का है। नियामक प्राधिकरण का गठन इसी विधेयक के द्वारा किया जाएगा। वहीं डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि क्योंकि ऑनलाइन है सारी व्यवस्था तो तकनीक का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से हो और उस लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है। तो कैसे
ऑनलाइन गेमिंग पर जो विधेयक है 2025, उसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग में पैसे का लेन देन यानी रियल टाइम मनी गेम्स, सट्टेबाजी जैसे यानी फिर जुआ जिसे हम कहते हैं, उन गतिविधियों पर रोक लगाना विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें तो मानसून सत्र के अंतिम दौर में भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा बरकरार है। 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई है। इससे पहले हंगामा न थमने पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, तख्तियों में डंडी लगाकर आना ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल के अंदर रोज नारेबाजी करते हैं, सदन में तख्तियां लेकर डंडा लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है उसके अड़ियल रवैये की वजह से गतिरोध दोनों सदनों में बरकरार है और अब से कुछ ही देर पहले लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी वहां पर हंगामे के चलते कामकाज फिर भी हो रहा है। वहीं राज्यसभा में आज कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट रखी गई। राज्यसभा में उपसभापति ने नियम 268 के तहत जो दिए गए सभी नोटिस थे वो खारिज किए। इसके बाद 0 आवर शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और वहीं राज्यसभा में आज भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचार और पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके जरिए गुवाहाटी में देश का 22वां IIM बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 555 करोड़ रुपए मुहैया करवाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस के दौरे पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा होनी है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित ये सत्र 19 से 21 अगस्त तक रूस की उनकी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 be taken into consideration. श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाइए, SIR पे बहस कराइए, SIR पे बहस कराइए पहले, और उसके श्री NK प्रेमचंद्रन, श्री NK प्रेमचंद्रन। No, sir, the house is not in order. The question is that the leave may be granted to introduce the bill. Those in favor may say yes. वहीं फुकेट में आज 23वीं वार्षिक AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में भारत को 2025 से 2027 कार्यकाल के लिए AIBD की कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। वोटिंग के दौरान भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO और AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और आइए आपको फिर से ले चलते हैं एक बार लोकसभा। The approved text the matter at the table immediately. श्री किरण रिजिजू जी। सर, जब से ये हमारा मानसून सेशन शुरू हुआ, इस तरह का नारा ये लगाते रहते हैं और 3 दिन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए चर्चा के लिए बिजनेस में लीज तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में
सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। लेकिन हंगामा करने से नुकसान होता है तो आप लोगों का ही होता है। ये सदन सबका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विपक्ष के साथियों को होता है। आप लोग सोचता है कि हंगामा करने से कुछ फायदा होगा। जो ज्यादा हंगामा करेगा जनता उसको पूरा नकार देगा। आप लोग कोई सहानुभूति प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ, आप लोग चर्चा में भाग लीजिए, बिल्स के डिस्कशन में भाग लीजिए। कैप्टन सुभांशु शुक्ला को सम्मानित देने में साथ दीजिए। आपके माध्यम से मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूँ सर। लोग देख रहे हैं। Members, I request all you all to go and sit in your respective chairs. House is adjourned to meet again at 2 p.m. today. लोकसभा की कार्यवाही हमने देखा एक बार फिर से बाधित हुई है, क्योंकि लगातार विपक्ष गतिरोध का सामना करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष गतिरोध कर रहा है। और लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष के हामी के चलते एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए। लेकिन कई अहम लोकहित और जनहित से जुड़े विधेयक है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक शामिल है, जिसका उद्देश्य है मनी गेमिंग की पेशकश और भागीदारी पर रोक लगाना और ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन को रेगुलराइज करना। इस गेमिंग संवर्धन विनियमन विधेयक का उद्देश्य है। ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये विधेयक बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कानून ढांचा स्थापित करने के लिहाज से इस उद्देश्य का, इस विधेयक का पारित होना ज़रूरी है, जहां नियामक प्राधिकरण के गठन का भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। वहीं जो डिजिटल प्रौद्योगिकियां हैं, उनके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना इस विधेयक का मकसद है। फोगट में आज 23वीं वार्षिक AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में भारत को 2025-27 कार्यकाल के लिए AIBD की कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। वोटिंग के दौरान भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO और AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मीडिया आज भी विश्वसनीय और प्रासंगिक बना हुआ है। साथ ही AIBD के मिशन के मूल में मौजूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक भूमिकाओं को निभाना जारी रखे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जन सुनवाई कर रही थी वो। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई। ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। भाजपा ने इस घटना की निंदा की और लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रेखा शर्मा का कहना है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के साथ हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा से बात की DD न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। रेखा शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला हुआ, कैसे देखती हैं आप? बहुत सीरियस है जी। ये कौन है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेखा गुप्ता की काम करने की प्रणाली, जिस तरह वो आम लोगों से मिलती हैं, बेबाक मिलती हैं, उससे खुश नहीं है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस काम करने से खुश नहीं हैं और दिल्ली को फिर से उसी तरह से बनाना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी के राज में थी। लेकिन जन सुनवाई के दौरान ये हादसा हुआ है और विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। खुद मुख्यमंत्री, ये विपक्ष कोई घर में पुलिस लेके नहीं बैठता। और जन सुनवाई के टाइम अगर आम व्यक्ति को आने की ये है कि कोई जांच नहीं होती उनकी, या कोई वो नहीं होती पुलिस की वो नहीं होती जांच, तो इसका ये बेहतर है। मुझे लगता है आम व्यक्ति से वो बिना पुलिस के मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिसने भरोसा तोड़ा, आप उसकी बात करें कि कौन था और किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था। क्या पता लगा कि क्या कारण था? और इस घटना लगेगा, ये जांच में आ जाएगा। अभी 1-2 दिन में ही, आज ही शायद शाम तक आ जाएगा आपके पास। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेखा शर्मा जी, जो बता रही थी कि जिसने भी इस घटना को
अंजाम दिया है वो दुखद है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से जन सुनवाई कर रही थी, हर व्यक्ति के लिए वो सुलभ थी, और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी जल्द पता लगेगा। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल शर्मा ने बेहद कायराना और शर्मनाक बताया। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है, और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ़ नहीं करेगी, कानून भी माफ़ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है, और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं, क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, और इसे माफ नहीं किया जा सकता। और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी हमले की कड़ी निंदा की। माननीय मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। दिल्ली के हित के लिए निरंतर कार्यरत एक संवेदनशील और दृढ़ निश्चयी महिला के नेतृत्व पर इस प्रकार का कायरतापूर्ण आक्रमण लोकतांत्रिक आचरण की मूल भावना के विपरीत है। ये अमर्यादित कृत्य न केवल हमारे लोकतंत्र की साख को आहत करता है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने का घृणित प्रयास भी। प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है, और मुझे विश्वास है कि जांच इस षड्यंत्र के तह तक जाएगी। मैं और प्रदेश की समूची जनता इस कायरतापूर्ण कार्य की घोर निंदा करते हैं। आइए सुनते हैं जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों का क्या कहना है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन से जुड़ा विधेयक पेश हुआ, और इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ऋषि मोहन भटनागर साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही कि जिस तरह का ये रेगुलेशन विधेयक है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं इसे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जो कि ऑनलाइन है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ शुरू होती है, आज IT का ज़माना है, इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट पे गेमिंग, गेमिफिकेशन, गैम्बलिंग, हर तरीके की चीज़ होने लगी। मैं ये पूरा का पूरा एरिया अनरेगुलेटरी था और रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरत थी। और रेगुलेशंस की ज़रूरत होने की वजह से पहली बार अब देश में इस तरह का कानून आएगा जिसके अंदर हम जो है एक अथॉरिटी क्रिएट करेंगे जो रेगुलेशंस क्रिएट करेगी। जो लोग गलत काम करेंगे, हमने डिफाइन किया कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। आज की तारीख में ई स्पोर्ट्स अपने आप में ही, देखिए, एक टाइम था जब क्रिकेट शुरू हुआ था, लोग बाग गेम्स खेलते थे, उसके अंदर फिर 5 दिन का गेम होता था, फिर वो वनडे गेम होने लगा, फिर उसके बाद 2020 मैचेस शुरू होने लगे। इसका मतलब हर एक चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट आती है। और फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के साथ साथ हम लोग जो है 2020 मैचेस खेलने लगे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट का ज़माना है,
इंटरनेट के ज़माने में अब गेमिफिकेशन जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो भी इंटरनेट पे होने लगे। अब ई स्पोर्ट्स अब चालू हो चुका, कई सालों से चल रहा है, कई टूर्नामेंट्स होने लगे, इसके अंदर बहुत लोगों को जॉब्स होने लगी, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, एक लार्ज इकोनॉमी क्रिएट होने लगी जी। मगर अभी तक ये रेगुलेटेड नहीं था। लोगों ने इसमें गैम्बलिंग शुरू कर दी, लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने इसके अंदर कई डिफरेंट चीज़ें। तो सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी था कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है, हम किसे ई स्पोर्ट्स का डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज, जो कुछ सोशल गेम्स ऑनलाइन चलेंगे उनका क्या मतलब होगा, और एक पूरी तरह से रूल बना दिया गया कि किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां भी होगी उसे हम गैर कानूनी मानेंगे। एक रेगुलेशन क्रिएट किया, इससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आएगी, एक नई तरीके के लोगों, नई तरीके की जॉब्स क्रिएट होंगी। यानी कि पैसे के खेल पर जो नियंत्रण है, जिसे हम हमारी आम भाषा में सट्टेबाजी कहते हैं, हाँ जी, हमारी आम जुआ सट्टेबाजी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और जो खास तौर पर खिलाड़ियों की सुरक्षा है मानसिक तौर पर, क्योंकि देखिए ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत अहम है, उसमें हम कई गेम्स का नाम ले सकते हैं, पबजी है, हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। उस लिहाज से जो आपका पैसा है, क्या वो भी इस नियामक के गठन होने से उस पर भी वो जो एक असुरक्षा का भाव है उससे भी निजात मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि अब रूल हो गया, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको क्या दंड मिलेगा जी, और किस तरह से आईटी एक्ट के अंदर आएगा, और उसके ऊपर किस तरह का फाइन, किस तरह का सजा की जा सकती है, उसका पूरा का पूरा प्राविधान किया गया है इस एक्ट के अंदर। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। कई बार जब एक चीज मैच्योर होने लगती है तो लोगों को इसके बारे में पता चलता है और लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। इससे हमने मिसयूज को बंद करेंगे, और जो लर्निंग्स हुई इतने समय में उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके एक नया लॉ आ रहा है। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक गेम चेंजर होगा। एक नई इंडस्ट्री को हम जन्म दे रहे हैं। उस नई इंडस्ट्री के अंदर नए तरीके की हमारी फाइनेंशियल्स होंगी, नई तरीके की जॉब्स होंगी, नए तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है, सही टाइम पे स्टेप है, और हमारी गवर्नमेंट इस तरह से काम करती रहती है। तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम ऑनलाइन सेक्टर की बात करें, एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार को एक रेगुलेशन की ज़रूरत थी, और अगर ये ज़रूरत पूरी होती है तो यहाँ से नौकरियों के अंततः विकल्प खुलते हैं, साथ ही साथ ये अपने आप में बूस्टर डोज साबित होगा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। करती है सारे के सारे इसमें जो भी प्रावधान है उसको लेकर के जो भी सूचनाएं देनी है या डिस्क्लेमर्स देने हैं, वो जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी करती है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें, अगर कोई फ्रॉड होता है या किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं तो लोगों को होम मिनिस्ट्री में जाकर के जो साइबर सेल डिपार्टमेंट है उसके पास जाकर के शिकायत करनी पड़ती है। और गैम्बलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करिंग लिस्ट में है, तो केवल सेंटर का ओवरसी नहीं है, इसमें जो राज्य सरकारें हैं उनकी से होती हुई गैम्बलिंग लॉ जो है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू था, और बहुत सारे जगहों से कई राज्य सरकारें अभी इस बात को लगातार ये कह रही थी कि जो ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, पारिवारिक कलह बढ़ रहा है, और इसलिए इसको रेगुलेशन में के दायरे में लाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सही ये जो कदम है केंद्र सरकार का वो इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि स्किल बेस्ड गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर इस पर विचार किया गया है। लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग जिसमें कैश इन्वॉल्व है या फिर जिसमें किसी भी तरह का जो मॉनेटरी जो कैश रिवॉर्ड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन पर एक तरह से लगाम लगाई जाएगी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, हो सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। लेकिन इसका इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया जाएगा, उसमें थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मिरर वेबसाइट्स के ज़रिए इसको अंजाम देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं वो देश के बाहर होते हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए और उनके ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जिसका खतरा सरकार को है। बहुत सारे केसेस में 27,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी का भी मामला वित्त मंत्रालय के सामने आया है। तो ये जो तमाम कोशिशें जो परेशानियां हैं उसके मद्देनज़र ये नया बिल आ रहा है, और जो जेन्युइन इंडस्ट्री है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो वाकई बेटिंग करती हैं, गैम्बलिंग करती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पर बुरा असर पड़ रहा है, उसको एक गहरा आघात लगने जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं
अगर हम इसको ऐसे समझें, स्किल बेस्ड खिलाड़ी और साथ ही साथ करियर के नए अवसर, इस संतुलन को ये जो बिल का रेगुलेशन है ये कैसे स्थापित करेगा? देखिए, एक नई तरीके की इंडस्ट्री खुल रही है। अब गेम्स को क्रिएट करना और गेम्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्पोर्ट्स को प्ले कराना, इसको बनाने के लिए एक नई तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, नए तरीके के थॉट्स प्रोसेस होंगे, आपको नए तरीके से गेम्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएशन ऑफ न्यू गेम्स विच कैन बी, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली प्ले कर पाएं, तो वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में होंगे, उसके आपको नए रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आपको एक नए तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ नए गेम्स को क्रिएट किया जाएगा, और फिर नए क्रिएट्स को बनाने के लिए आपको नए तरीके के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें हमें स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी काम करना पड़ेगा और नए तरीके की स्किल्स आएंगी। जैसे कि जब आईटी इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तब सब आईटी इंडस्ट्री में लोग प्रोग्रामिंग सिखाते थे और प्रोग्रामिंग के ऊपर आगे बढ़ते थे जी। आज प्रोग्रामिंग के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सब चीजें आने लगी। अब हमें गेमिफिकेशन के लिए भी सब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हमें ये सब चीजें करनी पड़े, और गेमिफिकेशन की स्किल्स क्रिएट होनी चाहिए, होंगी जो कॉलेज इंडस्ट्रीज में स्टार्ट होंगी। और उसके बाद थॉट प्रोसेस के नए गेम्स कैसे क्रिएट किए जाए। जब पहली बार किसी ने क्रिकेट क्रिएट किया होगा तो उसने उसके रूल्स बनाए होंगे। मुझे पता है कि ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक हो जाएगा। और साथ ही साथ बस अंत में बहुत संक्षिप्त में कि जिस एक स्वच्छ डिजिटल वातावरण की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसे और सहज सरल बनाने के लिहाज से ये रेगुलेशन कितना कारगर साबित होगा? देखिए, एटलीस्ट इस समय पहली बार हमने एक रूल तय किए कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गेम्स में नहीं की जाएंगी। जो गैम्बलिंग होती थी किसी भी समय, अब उसके लिए हमने रूल क्रिएट किए। इससे लगता है कि किसी लेवल का एक आपने जो रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, तो पुलिस के पास भी, किसी अथॉरिटी के पास भी एक अधिकार है कि मैं आपको मना करने के बाद आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई सकती है, आपको कोर्ट में जाने पे आपको क्या हो सकता है। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इस पॉलिसी, इस लॉ से हम लोग जो है एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर पाएंगे जिसमें जो ये गलती करेगा तो उसको कैसे सजा दी जाए। सब बिखरे पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको एक एम्बिट में लाने के लिए। और बहुत आपने अहम कहा, जिसमें हम आर्थिक अपराधों की रोकथाम की बात करें, नवाचार को एक सुरक्षित तकनीक से जोड़ने के लिए जिस सेतु को बनाने की बात है, उसके लिए रेगुलेशन जरूरी है। और ये विधेयक समाज में एक जिम्मेदार गेमिंग की जो हम कहते हैं कल्चर को या फिर एक कल्ट को बढ़ावा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए इस पूरे विषय पर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।